एक पेशेंट बताता है कि पूरा ऐसी डकार आती है कि पूरा मुंह खट्टा हो जाता है। तो ये सारे जो सिम्टम आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपका लिवर इफेक्ट कर रहा है। देखिए होम्योपैथिक जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर एक लक्षण पर दूसरी मेडिसिन चेंज हो जाया करती है और कई कुछ ऐसी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन होम्योपैथ में अगर वो टाइम से अगर अपने फिजिशियन के पास पहुंच जाते हैं तो वो मैं मानता हूँ 100% कहना बहुत गलत होगा, लेकिन 95-98% वो क्योर हो सकते हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि कोई भी मेडिसिन लें बिना डॉक्टर की परमिशन से। 11 दिन का वो बच्चा था, उसका जॉइंटिस ठीक हुआ, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि जो न्यू बोर्न बेबी से लेके ओल्ड एज तक पूरे किसी भी एज ग्रुप को सभी में मेडिसिन ही वर्क करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ पंकज। आज की इस खास हेल्थ शो में हम बात करेंगे उन बीमारियों की जो हर दूसरे घर में किसी ना किसी को परेशान कर रही है। बात करें चाहे लीवर की, किडनी की, सर्वाइकल, साइटिका और महिलाओं से जुड़ी हुई न जाने कितनी बीमारियां। इन सब बीमारियों से हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते रहते हैं। इन गंभीर समस्याओं के साथ एक समस्या और भी है कि अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आपको उसके विशेषज्ञ मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। अगर आपको किडनी की समस्या है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको लीवर की समस्या है तो आपको गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको सर्वाइकल या साइटिका की समस्याएं हैं तो आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसा संभव है कि बिना साइड इफेक्ट्स, बिना सर्जरी के इन सारी बीमारियों का किसी एक जगह पर ही इलाज संभव हो सकता है? आज सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी बीमारियों के लिए हमको अलग अलग लोगों को अप्रोच करना पड़ता है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस यही करेंगे कि क्या हम किसी ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलकर इन सारी बीमारियों का एक ही जगह पर इलाज संभव कर सकते हैं? तो हाँ, जवाब है हाँ। आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर क्षितिज पांडे जी, जो कि होम्योपैथिक के बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत नमस्कार आपको। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। न्यूज प्लस के दर्शक आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, तो जहां तक मैंने सुना है कि आपके पिताजी डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी जो हैं एक बहुत बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो क्या आपको ये होम्योपैथी की जो विधा है ये आपको विरासत में मिली है? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे फादर डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी हैं वो 75 से कर रहे हैं प्रैक्टिस, और बहुत सारे ऐसे केसेस उन्होंने डील किए हैं जो कि ऑपरेटिव थे कि ऑपरेशन के अलावा उसमें ऑप्शन नहीं था, बट उन्होंने उसको क्योर किया है। तो होम्योपैथी जिस समय लोग बहुत कम जानते थे, उस समय उन्होंने होम्योपैथी के बारे में लोगों को बताया। तो अब बात करते हैं कि होम्योपैथी क्या है। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न यही था, एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है कि सबसे पहले दर्शकों का इस प्रश्न है कि होम्योपैथिक दूसरी चिकित्सा से अलग कैसे है, क्या इसमें विशेषता है? देखिए होम्योपैथिक जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर एक लक्षण पर दूसरी मेडिसिन चेंज हो जाया करती है। तो क्या होता है ना कि जैसे और पैथी में है कि लिवर डिजीज़ है या गैस्ट्रो है तो उसके कुछ मेडिसिन है या उनके कुछ साल्ट हैं जो भी एक्सपायरी डेट है, बट हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ हर चीज़ की मेडिसिन चेंज हो जाती है। जैसे लिवर की कुछ मेडिसिन हैं, लेकिन अगर उनके सिम्टम पेशेंट में हैं तो वो मेडिसिन ही अच्छा वर्क करेंगी उनकी। राइट। डॉक्टर साहब, आपका एक जो प्रश्न है कि वो सवाल है कि जो हमारी बीमारियां हैं उसके इस हिसाब से ही जो है सारी मेडिसिन जो है वो डिज़ाइन की हुई है। एग्री। बट मेरा पॉइंट ये है, क्या होम्योपैथी में आज की डेट में अगर हम बात करें तो क्या मोस्टली बीमारियों को, डिजीज़ को हम कवर करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अधिकतर बीमारियों को होम्योपैथ से कवर किया जा सकता है, और कई कुछ ऐसी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन होम्योपैथ में अगर वो टाइम से अगर अपने फिजिशियन के पास पहुंच जाते हैं तो वो मैं मानता हूँ 100% कहना बहुत गलत होगा, लेकिन 95-98% वो क्योर हो सकते हैं। क्योर हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये था दर्शकों का, आम दर्शकों का एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों की, क्या हर एज ग्रुप के लिए होम्योपैथी दवा सुटेबल है या किसी पर्टिकुलर एज में ये कम प्रभावी है या ज़्यादा प्रभावी है? बात अगर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक करें तो ये जो न्यू बोर्न बेबी होता है वहाँ से स्टार्ट करें और ओल्ड एज तक ये पूरा कवर करती है होम्योपैथी। क्योंकि एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा कि अभी
मेरे फादर के पास एक बच्चा आया जिसको जॉइंटिस था, 11 दिन का वो बच्चा था, उसका जॉइंटिस ठीक हुआ। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि जो न्यू बोर्न बेबी से लेके ओल्ड एज तक पूरे किसी भी एज ग्रुप को सभी में मेडिसिन ही वर्क करती है। अच्छा और बिना किसी नुकसान। डॉक्टर साहब ऐसा भी कहते हैं कि होम्योपैथी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नॉर्मली एलोपैथिक दवाइयों में हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं और वो मेडिकली प्रूव भी है कि हाँ अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या होम्योपैथी में किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? कोई भी ऐसा हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, और बिना साइड इफेक्ट की मेडिसिन होती हैं। और बस लेकिन आप कोई भी मेडिसिन है आप अपने फिजिशियन से पूछ के लें, बिना की सलाह के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। बहुत सी कंपनियां डॉक्टर साहब इस समय जो है उन्होंने अपनी बुकलेट्स छपवा रखी। होम्योपैथी मेडिसिन की भी अगर बात करें तो उन्होंने अपनी बुकलेट छपवा दी, इन्होंने उधर प्रॉब्लम्स किया और कोड में दवाइयों का नाम मेंशन कर दिया है। तो लोग आज की डेट में होम्योपैथी मेडिसिन की शॉप पे जाते हैं, बुकलेट लेते हैं, उसमें से देखते हैं बीमारियां और उससे रिलेवेंट मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये सही तरीका है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। यही हमारी पैथी को जो कुछ लोग जैसे क्या करते हैं कि जैसे किसी स्टोर पर गए और उन्होंने वही स्टोर पे हर तरीके की मेडिसिन होती हैं, हर कंपनी अपना ऐड करती है, बट डॉक्टर से बिना पूछे जब आप लेंगे, अगर आपका रोग क्योर नहीं होता, आपकी डिजीज़ क्योर नहीं होती है, तो आपकी ये शिकायत फिर रहेगी कि हमारी डिजीज़ होम्योपैथिक खाने के बाद भी नहीं ठीक हुई। लेकिन इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि कोई भी मेडिसिन लें बिना डॉक्टर की परमिशन से ना लें। बिना डॉक्टर परमिशन से ना लें। वेरी गुड। डॉक्टर साहब आपके बारे में जो हमें जानकारी है, आपकी पर्टिकुलर कुछ चीज़ों में स्पेशलाइजेशन है, लाइक लीवर, किडनी, सर्वाइकल, साइटिका और महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं। तो क्रमवार हम इसमें एक एक डिजीज को उठाएंगे और उनसे संबंधित प्रश्न अपने दर्शकों के लिए रखेंगे और उनके निदान उनको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर साहब लीवर की। लीवर जैसा कि पता ही है बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा, जिसका कि अपना एक बहुत बड़ा काम होता है शरीर में। लीवर से संबंधित बीमारियां बड़ी कॉमन हो गई हैं आज की डेट में। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं लीवर डिजीज से प्रभावित होता है और उसमें सबसे कॉमन है फैटी लीवर। फैटी लीवर के क्या कारण हैं थोड़ा बहुत तो दर्शकों को पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि लोगों को उन गंदी आदतों के बिना भी फैटी लीवर होता है। तो थोड़ा फैटी लीवर के बारे में बताइए कि ये डिजीज क्यों और क्या है, क्योंकि इनिशियली इसके लक्षण नहीं समझ में आते बिल्कुल। जी, पहले तो मैं बताऊंगा जो लीवर है इसमें दो चीज़ें आती हैं। जब भी आप रिपोर्ट्स करवाएंगे तो उसमें फैटी लीवर और हिपेटोमेगेली आती है। तो जो हिपेटोमेगेली होता है उसमें लीवर में सूजन आ जाया करती है, जो कि स्वेलिंग, साइज बढ़ जाना, और फैटी लीवर में लीवर के ऊपर एक चिकनाहट बढ़ जाती है जो कि ग्रेड में जाती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के बाद है तो आप तुरंत चिंतित हो जाइए, क्योंकि आगे चल के सिरोसिस और एसाइटिस की उम्मीद हो जाती है फिर उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने लाइफ में कभी भी अल्कोहल नहीं लिया, कोई ऐसा कुछ नहीं खाया, फिर भी मुझे फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर हमारी जो चर्बी जो है ना, जिसको हम बोलेंगे चिकनापन जो है, वो फैट वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। तो वो थोड़ा सा हमको बाहर के खान पान जो बाहर का रेगुलर में जिनका चलता है उनको बहुत कम कर देना चाहिए। अगर फैटी लीवर हो गया है तो उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और थोड़ा सा वर्कआउट भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही इसके चिकनापन थोड़ा सा लिवर का कम होता है। और लोग ये कहते हैं कि भाई 1 महीने में, 1.5 महीने में नहीं, इसका कम से कम 6 से 7-8 महीने तक ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेड में चेंजेस आ गए हैं तो फैटी लिवर बिल्कुल क्योर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फैटी लीवर जैसे कि बड़ी कॉमन बीमारी है, लेकिन हमने जहाँ तक नोटिस किया है ये एक स्टेज के बाद ही लोगों को डायग्नोज होती है। इनिशियली कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे कि आम आदमी ये जान सके कि मुझे लीवर से संबंधित कोई बीमारी या कोई समस्या शुरू होनी जा रही है, मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो वो कौन से ऐसे लक्षण हैं, थोड़ा सा आप एक अगर लेमैन के लोगों के लिए बताना चाहें तो? मैं उनके लिए बिल्कुल बताना चाहूँगा कि लिवर के लिए जब आपको जैसे अपच, जिसकी लोग अधिकतर लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि सर कुछ खाने के बाद मेरा पेट एकदम फूलने लगा, या मेरा मोशन क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मोशन क्लियर हो रहा है तो बार बार उनको जाना पड़ रहा है। तो किसी किसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और किसी किसी में हो जाता है कोलाइटिस के सिम्टम। तो ये क्या होता है ना कि धीरे धीरे लिवर हमारा डिस्टर्ब हो रहा होता है, हमारे सीने में जलन होती है, डकार जैसे आई उसके साथ खाने के टुकड़े वापस आ जाते हैं, या एसिड इतना आता है कि मुंह पूरा खट्टा हो जाता है, जो कि एक पेशेंट बताता है कि पूरा ऐसी डकार आती है कि पूरा मुंह खट्टा हो जाता है। तो ये सारे जो सिम्टम आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपका लिवर इफेक्ट कर रहा है। आपकी डाइट बिगड़ी या एक्सपाइजेड आपका कुछ भी बिगड़ा, या आप अल्कोहल लेते हैं, या आप रूटीन में आपकी कोई भी डाइट नहीं है, जैसे सुबह 8 से 9 के बीच नाश्ता होना चाहिए, या फिर दोपहर में 12 से 1-2 के बीच तक आपका
दोपहर का खाना हो जाना चाहिए। तो ये अगर आपके शेड्यूल भी बिगड़ रहा है, आप किसी समय कुछ भी खा रहे हैं, तो वो इससे भी लिवर हमारा डैमेज होता है। अच्छा, लिवर एक हमारा ऐसा ऑर्गन है, जल्दी तो सिम्टम देता नहीं है, लेकिन जब होता है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिर वो जल्दी रिकवरी भी नहीं करता है। डॉक्टर साहब, एक अवधारणा है कि लोगों को लगता है कि लीवर फैटी जो होता है वो अल्कोहल यूज़ करने वाले लोगों के लिए होता है। चलिए, अल्कोहल यूज़ करने वाले लोगों को पता है कि मेरे को लीवर फैटी हो रहा है, तो उन्होंने अल्कोहल बंद कर दिया अपना, तो उनका एक चीज़ें जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गई। लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होते हैं, उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर मुझे ये लीवर फैटी हुआ, क्या ये जेनेटिक होता है या सिर्फ खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है? जी, जेनेटिक भी गैस्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन खान पान और हमारी लाइफस्टाइल बहुत इन्वॉल्व करती है इसमें। कई पेशेंट ऐसे हैं जो कि कहते हैं मैंने कभी नहीं लिया अल्कोहल, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है। अब फैटी लिवर हो गया, वो ध्यान नहीं देते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, ठीक है। फिर आगे चल के वही चीज़ें, आगे चल के आप मोशन के लिए प्रेशर लगाएंगे तो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम भी हो सकता है, और सबसे ज़्यादा पाइल्स हो जाता है। फिर पाइल्स हो गई तो धीरे धीरे ब्लड आने लगता है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वो बढ़ती ही जा रही हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। एसिड बन रहा है, अगर एसिड ज़्यादा बनेगा तो आपके अल्सर हो जाएंगे, गैस्ट्रिक और डोनरल दोनों में अल्सर बन सकते हैं। खाली पेट ज़्यादा रहेंगे तो अल्सर बन जाएंगे। हमारे लिवर को, जैसे हमारी एक शरीर है जो सभी को, भाई एक मशीन होती है जिसको भी अपने समय समय पर कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो हमारी बॉडी है, जब हम कैटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन जो होते हैं, अब मॉर्निंग में उठने के बाद अगर नाश्ता टाइम से नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? फिर तो लिवर को तो कुछ चाहिए, तो बॉडी के इधर उधर पार्ट से अब जो एंजाइम का सिक्रीशन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो वैसे भी गड़बड़ हो जाएगा। कुल मिला के एक रेगुलर फ्रिक्वेंसी पर हमारी डाइट होनी चाहिए और एक फिजिकल वर्कआउट का जो सिस्टम है वो लाइफ में होना चाहिए। ये तो हो गई पर्टिकुलर डिजीज़ की बात डॉक्टर साहब। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। आपके हिसाब से जब हमें एक स्टेज पर ये डायग्नोज हो गया कि मुझे फैटी लीवर है या मुझे जॉइंटिस है या लीवर की कोई भी मुझे समस्या है, हम होम्योपैथी डॉक्टर के पास पहुँचे, आपके पास पहुँचे, तो वो कौन सा ट्रीटमेंट है, किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है और कितना समय लगता है इन चीज़ों को नॉर्मल होने में? देखिए, अगर आपको प्राइमरी ये सिम्टम आ रहे हैं और आप अपने डॉक्टर के पास पहुँचे हैं, तो आप उनसे कुछ छुपाइए नहीं, आप सारी चीज़ें उनको बताइए कि आपका रूटीन क्या रहा है। आप रूटीन को मत छुपाइए कि नहीं, डॉक्टर को पूरी बात आप बताइए कि आपको एसिड बन रहा है, मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर इतनी डकारें आ रही हैं, या फिर आपको खाना खाने के बाद या खा ही नहीं सकते हैं। कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सारी आप प्रॉब्लम्स बताएं, क्योंकि होम्योपैथिक जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। आप जितने अच्छे लक्षण देंगे, जितने अच्छे लक्षण डॉक्टर को मिलेंगे, उस हिसाब से मेडिसिन जो निकल के आएंगी वो आपको बिल्कुल क्योर करेंगी। और थोड़ा पेशेंस भी इसमें रखिए, क्योंकि इतने दिनों में अगर आपका लिवर बिगड़ा है तो थोड़ा पेशेंस रख के मेडिसिन खाइए ताकि वो क्योर कर सके। कम से कम मान के चलिए, जो डॉक्टर आपको टाइम बाउंडेशन दे रहे हैं, आप उतना तो मेडिसिन पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। वेरी गुड। तो कुल मिला के आपके हिसाब से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में लीवर का जो है वो रिवर्स प्रोसेस बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी खबर है। और दूसरा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये पूछना है कि जैसे आपने बोला कि खान पान में लीवर के जो पेशेंट्स हैं जिनको दिक्कत है, उनको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल बैन हो गया कि अब बाहर का खाना, घर में भी उनको काफ़ी चीज़ों को वो परहेज़ करना होता है। क्या घर के खाने में भी लीवर फैटी का जो पेशेंट है उसको कुछ परहेज़ करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर फैटी लिवर हो गया है तो ऑयली चीज़ों को अवॉइड करिए, लेकिन हाँ, घर की चीज़ों को कभी कभी आप खा सकते हैं, लेकिन बाहर का अगर आपका रेगुलर का रूटीन है तो वो बंद कर दीजिए। और घर में आप अगर ऑयल की चीज़ें कभी कभी थोड़ा बहुत खा सकते, थोड़ा बहुत, उसके लिए ये नहीं है कि आपको रेगुलर में पसंद है तो आप वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन रेगुलर में है तो ऑयली चीज़ें आपको बंद करनी ही पड़ेगी। बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, एक पूछना चाह रहा था कि किस स्टेज तक, जैसे लीवर फैटी ग्रेड 1, ग्रेड 2 और फिर उसके बाद सिरोसिस और फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन किस स्टेज तक कारगर होती है लीवर डिजीज में? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन कारगर तो होती सिरोसिस तक में, लेकिन आप कितने समय से आप पहुँचे हैं डॉक्टर के पास, आपने पूरी बातें उनको बताई हैं। क्या होता है ना, जब पेशेंट थर्ड ग्रेड में हो जाता है, अच्छा ग्रेड तो 4th और 5th में भी चले जाते हैं, बट थर्ड के बाद इस सिरोसिस और इनके चांसेस, एसाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन जैसे अगर सिरोसिस भी हो गया है तो रिकवरी होने के काफ़ी कुछ चांसेस होम्योपैथिक में है। अगर होम्योपैथिक में आप ट्रीटमेंट में लगे रहेंगे, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं, वैसे आप उससे निकल सकते हैं। तो अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका फ़ायदा होगा और आपकी समस्या का हल निकलेगा। डॉक्टर साहब, लीवर के बाद हम बात करते हैं किडनी की। जितना महत्वपूर्ण लीवर, शायद उतना ही महत्वपूर्ण किडनी भी हमारे शरीर के लिए है। सेम चीज़ किडनी में भी है, इसके भी लक्षण
बहुत लेटर स्टेज पर आम आदमी को पता चलते हैं, शुरुआती दौर में नहीं पता चल पाते। तो पहला तो ये जानना चाहेंगे वो कौन से लक्षण है जहां पर इंसान को सतर्क हो जाना चाहिए कि मुझे किडनी से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। सबसे पहले तो अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको यूरिन में आपकी बर्निंग स्टार्ट होगी, एकदम जलन स्टार्ट होगी। यूरिन हो सकता है आपको प्रॉपर ना आए, आपको यूरिन पास करने के बाद बार बार यूरिन के लिए जाना पड़े। और ये भी हो सकता है आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, आपके चेहरे पर स्वेलिंग आ सकती है, आपकी आंखों के नीचे जो आईलेट्स होती है उन पर स्वेलिंग आ सकती है, पफीनेस हो सकता है। और चेहरे पे एक अलग ही पफीनेस होती है जो आपको प्रॉपर समझ में आती है। और अगर थोड़ा सा भी पेन हो रहा है किडनी रीजन में जो कि बैक तक जा रहा है तो आप तुरंत सचेत हो जाइए और अपने डॉक्टर से मिलिए, कुछ रिपोर्ट्स करवाइए तो आपको सीधी जानकारी हो जाएगी। ओके डॉक्टर साहब, किडनी में एक बड़ी कॉमन बीमारी है किडनी स्टोन्स, जो मेरे ख्याल से बहुत नंबर ऑफ पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो पानी और खान पान का जो हमारा जो लाइफस्टाइल है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टोन बनने की जो है वो टेंडेंसी मिल जाती है, और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स आज की डेट में देखने को मिलते हैं। तो क्या होम्योपैथी में किडनी स्टोन्स का कारगर इलाज है अपने पास? जी, होम्योपैथी में जो है वो किडनी स्टोन का बहुत प्रॉपर इलाज है। और अगर आप सही समय पे पहुंच भी जाएंगे, अगर आप होम्योपैथिक में तो ऐसा है कि थोड़ा सा आप उसमें वेट ना करते रहिए। अगर आपको 1-2 स्टोन है, 3 स्टोन है, 4 स्टोन है, होम्योपैथिक पूरा क्योर कर देगी। बट आप समय से आप डॉक्टर पास पहुंच जरूर जाइए और ट्रीटमेंट जैसे वो बता रहे हैं वैसे जरूर लीजिए आप। नॉर्मली डॉक्टर साहब देखा हमने कि अगर 5 mm या उससे बड़ा स्टोन होता है तो डॉक्टर या एलोपैथी या किसी भी हम सर्जन से मिले तो वो सीधे सर्जरी के लिए सजेस्ट कर देते हैं। होम्योपैथी में किस कैटेगरी तक का स्टोन जो है वो मेडिसिन से जो है रिमूव कर देते हैं? देखिए, ये मेजर नहीं कर सकते कितनी कैटेगरी तक, बट 15 तक का निकलता है, 20 तक का निकलता है जी। और ये कभी कभी तो 25 तक का भी, 25 तक का भी निकल जाता है। लेकिन निकलेगा तो स्टोन टूट के ही निकलेगा, ब्रेक होगा तभी निकलेगा। अब डिपेंड करता है कि कितना पुराना है, किस जगह फंसा हुआ है। ऐसा ब्रेक ना हो कि यूरिन पास करने में दिक्कत हो। तो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि अगर आपको थोड़े से भी प्राइमरी सिम्टम आ रहे हैं इसके, तो आप उसमें अवॉइड ना करके डॉक्टर से तुरंत मिलिए, क्योंकि स्टोन के बढ़ने का इंतजार मत करिए। वैसे होम्योपैथिक से सारे स्टोन निकल जाते हैं, जितने टाइप के होते हैं सभी निकल जाते हैं। बस आप अपने फिजिशियन से जरूर संपर्क करें। अब डॉक्टर साहब, किडनी की एक क्रॉनिक डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मली अक्सर देखने को मिला है किडनी फेलियर या सीरम क्रिएटिनिन या यूरिया लोगों में बढ़ा हुआ आता है। वो किन कारणों से होता है? किडनी फेलियर की दिशा में अगर कोई पेशेंट बढ़ रहा है तो वो किन कारणों से बढ़ जाता है? क्या नेग्लिजेंस की वजह से बढ़ जाता है, अनदेखा करता है लक्षणों को, या कोई और वजह भी उसकी होती है? जी, सबसे पहले तो यही कहेंगे अनदेखा करता है। कभी कभी पेशेंट को मालूम ही नहीं पड़ पाता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्राइमरी सिम्टम जरूर आते हैं जिसको पेशेंट समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से उसमें स्थिति आ जाती है। और रही बात क्रिएटिनिन की, तो क्रिएटिनिन ये कभी कभी डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा ये बढ़ता है, या फिर आपको स्टोन रहा हो, या फिर प्रोस्टेट भी साथ में है और स्टोन भी साथ में है, यूरिन पूरी क्लियर नहीं हो रही है, तो क्रिएटिनिन बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। और अगर आप बहुत पुराने डायबिटिक आपकी हिस्ट्री है कि आप बहुत पुरानी डायबिटिक है आपको, तो आपको इसके चांसेस क्रिएटिनिन के बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्रिएटिनिन में क्या होता है कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तब भी आप अगर स्टार्टिंग से अगर आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो वो क्रिएटिनिन कंट्रोल भी हो जाएगा, आपकी डायलिसिस भी बच जाएगी। और क्या होता है ना, कुछ पेशेंट हमारे पास तो इस तरीके से आते हैं, उनको डायबिटीज़ है बट वो लिवर किडनी के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लेते हैं ताकि उनका क्रिएटिनिन ना बढ़े, लिवर में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो कहते हैं कि जैसे मेरी डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है वैसे मेरी ये हमेशा ये चलती रहे, ताकि मेरी किडनी और लिवर ये सेफ बने रहे, क्योंकि अगर किडनी सेफ रहेगी तो आपका हार्ट भी सेफ रहेगा। वेरी गुड। किडनी का टोटल संबंध जो है वो दिल और बाकी ऑर्गन्स के साथ होता है। तो आपने ये बताया कि अगर आदमी का डायलिसिस हो रहा है किसी पेशेंट का, तो वो भी रिवर्स हो सकता है होम्योपैथी मेडिसिन से, ये संभव है? जी, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आपने किडनी से रिलेटेड ही एक ऑर्गन का और नाम ले लिया कि किडनी का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है प्रोस्टेट के साथ भी, जो कि यूरिनरी सिस्टम से हमारा जुड़ा हुआ है। नॉर्मली 40-50 एज में एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आ जाती है प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाना, तो वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन उसकी वजह से लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। तो ये प्रोस्टेट का इनलार्ज होना क्या नेचुरल है या किसी रीजन की वजह से होता है? देखिए, प्रोस्टेट का इनलार्ज होना नेचुरल है, और अगर स्टोन है आपको यूरिन नहीं और यूटीआई रहता है, यूरिन खुल के नहीं होती है, तो हमारे ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है, स्वेलिंग रहेगी, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो पुरुषों में होती है वो बढ़ जाया करती है। और ये एज फैक्टर पहले था कि एज फैक्टर में 45-50 समथिंग, आज की डेट में पेशेंट आते हैं 35, 30, 25 तक की प्रोस्टेट उनकी बढ़ रही है। तो प्रोस्टेट रीज़न यही है कि आप
यूरिन को ज़्यादा देर रोके ना। अगर आपको यूरिन पास करना है तो आप बिल्कुल पास करें जाके, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के आप यूरिन पास ना करें, क्योंकि आप जब भी प्रेशर लगा के पास करेंगे तो इन फ्यूचर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी बढ़ सकती है, तो प्रोस्टेट इनलार्ज हो सकती है आपकी। डॉक्टर साहब, जैसे कि 50 एज के अबव लोग बढ़ते हैं तो उनकी प्रोस्टेट ग्रेजुअली बढ़ता रहता है, क्या हम होम्योपैथी मेडिसिन में इसको क्योर कर सकते हैं कि जो इसका इनलार्ज होने की जो प्रक्रिया है उसको रोका जा सके, या वहीं पर रोका जा सके जिस स्थिति तक वो पहुंच चुका है? देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसको जो प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाती है इसको रोका भी जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है, क्योर भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि उसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के समय देना होगा आपको। क्योंकि अगर प्रोस्टेट जैसे किसी की 67 हो गई है, या अभी केस आया जिसकी 59 थी, तो धीरे धीरे जैसे 3 महीने में थोड़ी कम हुई और 4 महीने 6 महीने, कम से कम आप मान के चलिए 8-9 महीने का ट्रीटमेंट उसमें लीजिए आप, तो प्रोस्टेट आपकी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में जो एक एज फैक्टर के अनुसार होनी चाहिए वो हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के आपने दर्शकों को बता दें कि जैसे ही किडनी की समस्या आपको अगर इनिशियली डायग्नोज होती है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर कोई भी लक्षण जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया उस तरीके के आपको दिखते हैं तो वो किडनी और प्रोस्टेट से रिलेटेड सारी समस्याओं का हल हमको मिल सकता है। डॉक्टर साहब, अगली एक समस्या की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे कि फैटी लीवर, जैसे किडनी स्टोन। मेरे ख्याल से ये बीमारी भी लगभग मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि लाइफस्टाइल और बाइकिंग और उनका जो चलने फिरने का तरीका है उसकी वजह से ये समस्या होती है। सर्वाइकल का जो मेन रीज़न है वो क्या है? देखिए, सर्वाइकल का जो मेन रीज़न है वो पोस्चर आपका, आप लेटते कैसे हैं, आपका वर्क क्या है, आप बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं या आप बहुत ज़्यादा आपको बाइक चलानी रहती है। अब जो एमआर है या फील्ड वर्क में है वो बहुत ज़्यादा उनको बाइक चलाना रहता है, किसी को कार चलाना रहता है, और जिनका सिटिंग का वर्क है, जो एक जगह बैठते हैं, कंप्यूटर वर्क है, तो सर्वाइकल के चांसेस बन जाते हैं उसके। क्योंकि अगर सर्वाइकल एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर सीधे जाके स्लिप डिस्क, सियाटिका, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। सर्वाइकल की समस्या जैसे आपने बोला कि धीरे धीरे बैकबोन पर ही प्रभाव डालती है, तो ये सर्वाइकल की समस्या क्या जो नीचे के पोर्शन है वहां तक दर्द इसका जाता है? नॉर्मली हमने जो सर्वाइकल के लक्षण देखे वो गर्दन में देखे, आदमी को अपनी गर्दन के मूवमेंट में दिक्कत होती है, उसको चक्कर आते हैं, ये एक समस्या मैंने देखी। तो क्या वो ग्रेजुअली नीचे भी जाता है रीढ़ की हड्डी में? जी, सर्वाइकल में लोगों को दर्द भी बहुत होता है और एक उलझन लगती है और चक्कर बहुत आते हैं। चक्कर तो कभी कभी पेशेंट को इतने आते हैं कि वो चलते चलते गिर जाते हैं और उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं। अच्छा, सर्वाइकल अगर आप क्योर नहीं करते हैं, धीरे धीरे उसको अवॉइड करते हैं, तो वही बात है, आपने अगर किसी डिजीज़ को अवॉइड किया तो वो आगे बढ़ेगी। तो सर्वाइकल आगे चल के ये नर्वस सिस्टम की बीमारी है, तो नीचे चल के जो नर्व हमारी आई हुई है तो वो धीरे धीरे स्लिप डिस्क हो जाएगा, और स्लिप डिस्क हो जाएगा तो सियाटिका के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। 95% सियाटिका भी हो जाता है फिर इस केस में, और सीधे फिर एड़ी तक दर्द होना और चलने में, लेटने, बैठने, उठने सभी में इंसान ताज हो जाता है। एक बड़ी कॉमन अवधारणा है कि सर्वाइकल का इलाज सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक में ही है, तो वो कौन सा इलाज है, कैसे आप इलाज करते हैं जो कि सर्वाइकल के लिए ये आज की डेट में कॉमन है? लोगों को पता है कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, किसी और विधा में इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ होम्योपैथी में ही इसकी इलाज संभव है। जी बिल्कुल, सर्वाइकल का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथ में है, होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं इसका, और आप पूरे सिम्टम आप उनको बताइए। होम्योपैथिक मेडिसिन आपका सर्वाइकल अगर आप पेशेंट के साथ लगे रहेंगे तो पूरा क्योर हो जाएगा, और साथ में अगर स्लिप डिस्क भी हो रहा है या सियाटिका भी इन्वॉल्व हो रहा है तो आप सारे सिम्टम बताते रहिए, बिल्कुल क्योर हो जाएंगे और आपको जो तकलीफ है वो बिल्कुल क्योर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि जो हमारी सड़कों की हालत है वो बड़ी ख़राब है। इन सड़कों पर अगर आदमी बाइक चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, ऑफिस में अगर लैपटॉप और मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे सर्वाइकल या बैकबोन की समस्याओं में दिक्कत पैदा करती हैं? देखिए, हमारे यहाँ रोड ख़राब है ये तो ठीक है, तो इस पर क्या है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो जो हमारी वर्टिब्रा होती है जिसकी वजह से सर्वाइकल स्लिप डिस्क होता है, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी बल्ज होने लगती है और ज़्यादातर हर्निएट भी हो जाती है। तो ये तो सब एमआरआई का है कि एमआरआई और सीटी में ही क्लियर होगा। लेकिन जो पोस्चर रहता है कि मोबाइल देखना और टीवी देखना, तो ये हमारा पोस्चर ही ख़राब होता है। बहुत नज़दीक से रख के उसको देखते हैं, हमें डिस्टेंस होनी चाहिए हमारी टीवी की, हमारे मोबाइल। अच्छा, आजकल क्या है, बच्चे मोबाइल से ही खाना खाते हैं, ये सब उनका बहुत टेंडेंसी हो गई है। तो ये आजकल आपने देखा हो रेशियो कि उनके चश्मे भी कितनी स्पीड से लगने लगे हैं। तो आगे चल के अगर आप ये पोस्चर अपना नहीं बदलेंगे तो सर्वाइकल बहुत जल्दी हो रहा है,
स्लिप डिस्क साथ में सर्वाइकल से स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी सर्वाइकल नहीं स्लिप डिस्क से ही स्टार्ट हो जाता है। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि स्पॉन्डिलाइटिस होम्योपैथी मेडिसिन से पूरी तरह से क्योर हो सकता है अगर हम शुरुआती लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से मिले। जैसा आपने नेक्स्ट स्टेप बताया कि सर्वाइकल जो है वो ग्रेजुअली नीचे के पोर्शन पर जाता है और साइटिका और वो जो कूल्हे होते हैं उनके हिस्से में दर्द होता है, वो नीचे धीरे धीरे पैरों तक चला जाता है। साइटिका एग्जैक्टली क्यों होता है और किन कारणों से साइटिका को हम वो करते हैं, मतलब परेशान होते हैं उनकी वजह से? सियाटिका जो होता है वो एक नर्व होती है जो कि जो शुद्ध भाषा में कहेंगे जो दब रही होती है, जो रिपोर्ट में भी आ जाता है, एमआरआई करवाएंगे तो उसमें रिपोर्ट में आ जाता है। तो एक इसमें दो तरीके से होता है, किसी किसी को इतनी टिंगलिंग और नंबनेस होती है कि शून्यपन जिसमें एहसास ही नहीं होता है, और किसी किसी को बिल्कुल जैसे बिजली के करंट लगते हैं इस तरीके से पैरों में लगता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभी जलन होती है। तो ये सारे सिम्टम्स सियाटिका के हैं, तो ये अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। नॉर्मली जैसे एमआरआई में सियाटिका डायग्नोज हो गई है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो नॉर्मली सर्जन जो है वो कभी शुरुआती तो मेडिसिन की बात करते हैं लेकिन ग्रेजुअली बोलते हैं कि फिर वो सर्जरी है। जो बैकबोन की जो सर्जरी है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसका जो परसेंटेज जो है वो सक्सेस परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे में हमारी होम्योपैथी मेडिसिन कितनी कारगर है इस समस्या में? जी बिल्कुल, स्लिप डिस्क का जो बैकबोन का जो ऑपरेशन की है उसका रेशियो बहुत ही कम है, डॉक्टर खुद ही बता देते हैं, मना ही कर देते हैं। लेकिन अगर होम्योपैथ में आप आए हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप इस पैथी में आपका सियाटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल ये तीनों क्योर हो सकते हैं। आप अपने डे बाई डे के सिम्टम बताइए, लेकिन इसमें कोई पेन किलर नहीं होता है जो कि आप खाने के बाद आपको तुरंत रिलीफ मिल जाए, लेकिन डे बाई डे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप पेशेंस रख के खाइए मेडिसिन, आप बिल्कुल ठीक होंगे। अपने डॉक्टर को सारी बातें बताइए। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, कुल मिला के ये जितने भी हमने 4-5 समस्याओं का डिस्कशन किया, ये सारी होम्योपैथी में आराम से ट्रीटेबल हैं सारी की सारी। एक मिथ है डॉक्टर साहब कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो कम स्पीड में माने प्रभाव डालती हैं कंपैरेटिवली एलोपैथी के, इसमें क्या सत्यता है? नहीं, ये गलत है। एक्यूट और क्रॉनिक दो डिवाइड होता है। जो एक्यूट केसेस में है, अगर आपको फीवर है, आपको निमोनिया है, अगर हम तुरंत उसको ठीक नहीं करेंगे कुछ समय तक तो फिर पेशेंट क्यों हमारे पास आएगा? क्रॉनिक डिजीज में जब पैथोलॉजी डेवलप हो गई है तो उसमें तो ऑलरेडी समय लगना है। स्लो वर्क का एक गलत मिथ है। आप अगर आपके पेन हो रहा है, लेकिन हमने बताया ना आपको, अगर सिम्टम बेस का ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक सिम्टोलॉजिक है, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, अगर सिम्टम पूरे बताएंगे तो ये तुरंत पेन में भी आपको हर चीज़ में रिलीफ देगा, लेकिन क्रॉनिक केसेस में थोड़ा समय लगेगा। क्रॉनिक केसेस में समय लगेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें तो जैसे कि मैंने सुना है कि कैंसर की समस्या या किडनी का जो क्रॉनिक स्टेज होता है वो, लीवर का जो सिरोसिस वाला पोर्शन वो है वो, इन सब चीज़ों में हमारी होम्योपैथी मेडिसिन कितनी कारगर है और कितनी इफेक्टिव है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, कैंसर जो है, कैंसर में प्राइमरी स्टेज में अगर आप पहुँचे हैं तो काफ़ी हद तक कवर करती है मेडिसिन, लेकिन अगर उसके बाद आपको कीमो रेडियो ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना फिर किसी उसमें आप टाइम वेस्ट ना करें। ओके, अगर आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है तो फिर आप कीमो रेडियोथेरेपी की तरफ ही उसके आप करवाइए। प्राइमरी सिम्टम है तो आप उसमें वो कवर हो सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज में होम्योपैथी मेडिसिन एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकती है क्या, लाइफस्टाइल बेहतर करने जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। और क्रॉनिक जो केसेस हैं, जैसे और भी कई क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे सिरोसिस हो जाता है, क्रॉनिक में ही आता है, और भी हैं, तो ये तो क्योर भी कर सकती है। बस कुछ चीज़ों में ये है कि अगर लाइफ टाइम, जैसे आपको डायबिटीज़ है, तो आप अगर होम्योपैथी का सहारा लेते हैं तो आपकी लाइफ टाइम में कभी किडनी, कभी लिवर, किसी हार्ट पर, आपके लिवर, हार्ट और किडनी तीनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लेकिन जैसे आप डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रहे हैं, वैसे कुछ मेडिसिन आप होम्योपैथिक की भी लेते रहे, रेगुलर खाते रहे। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गई हमारी एक कॉमन बीमारियां जो कि हम लोगों को बीच में देखने को मिलती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो महिलाओं से रिलेटेड होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो महिलाओं से संबंधित जो कॉमन बीमारियां हैं उनको लेके थोड़ा महिलाओं में अवेयरनेस अभी कम है। तो थोड़ा क्या आप ये बताना चाहेंगे कि महिलाओं को कि किस तरीके की बीमारियों में होम्योपैथी मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है? देखिए, होम्योपैथिक जो है वो कंप्लीट होता है, और जो फीमेल्स रिलेटेड होती है, जैसे फाइब्राइड हुआ और ओवरीज में हुई या नेबोथियान सिस्ट हुई, तो ये सारी
होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कवर हो सकती है। फाइब्राइड बिल्कुल क्योर होता है, 100% तो नहीं कहेंगे, 98% तो सभी में कवर होता है। और ओवरी सिस्ट भी बिल्कुल रिमूव होती है। और जितनी सिस्ट होती है, जैसे ब्रेस्ट में हो गया, या उनके जो पीरियड्स हैं वो टाइम पर नहीं आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आते हैं, या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट कर गए हैं, तो ये सारा ट्रीटमेंट होम्योपैथिक फिजिशियन के पास है। आप अगर अपने ये इसमें आप डॉक्टर को अपने सारे सिम्टम बिल्कुल सही बताइए। आपको पीरियड कब से नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सिम्टम जो जिनको लक्षण कहते हैं, ये आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि वो स्टार्टिंग से जब आप बताएंगे तो वो सारी चीज़ें क्योर होंगी। क्योंकि अगर ये हम अगर पीरियड्स को अवॉइड करेंगे तो आगे चल के फाइब्राइड, ओवेरियन सिस्ट, हार्मोन डिसबैलेंस, और फिर आगे चल के तो इनफर्टिलिटी की शिकायत भी हो जाती है। तो ये सारी शिकायतों से अगर बचना चाहते हैं तो आप होम्योपैथी अपनाएं। तो ये स्पेशलाइजेशन अपने पास है कि अगर महिलाओं को इस तरीके की समस्या हो तो वो संपर्क कर सकते हैं, जी बिल्कुल, जिनको इस पूरी समस्याओं का निदान मिल सकता है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न था कि होम्योपैथी मेडिसिन, एक प्रश्न तो ये था कि स्लो काम करती है, उसका आपने बेहतर जवाब दिया हमें। एक प्रश्न ये था, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं? किसी भी डिजीज के मामले में होम्योपैथिक्स के साइड इफेक्ट मिलते हैं? होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता है कि जिससे आप कोई ज़्यादा गंभीर उसमें फंस जाएं, आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें हो जाएं। बट कोई मेडिसिन है तो आप उसको बिना अपने फिजिशियन से पूछे बिना मत लें। ओके डॉक्टर साहब, एक जानकारी जो दर्शकों को हम देना चाहेंगे कि आप कानपुर में, कल्याणपुर में आपका क्लिनिक उपलब्ध है। बाकी और कहाँ का, अगर हमारे दर्शक आपको संपर्क करना चाहें तो वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं आपसे मिलने? जी, हमारा जो सबसे पुराना क्लिनिक हमारा कन्नौज छिबराऊ में पड़ता है, जिसमें मेरे फादर बैठते हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे। तो वहाँ भी हमारा क्लिनिक है, और यहाँ कल्याणपुर में हमारा क्लिनिक है, पनकी रोड पर। पनकी रोड, कल्याणपुर पर। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, एक छोटा प्रश्न पूछना चाहूँगा, कितना समय हो गया आपको होम्योपैथी मेडिसिन पे ये प्रैक्टिस करते हुए आपको? सर, मैं 2010 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वैसे तो हमारे फादर 75 से कर रहे हैं। तो और मैं जो पढ़ के आया तो मैं वही 2010 से सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपके फादर अभी भी प्रैक्टिस कर रहे जी हैं? बिल्कुल, सत्यप्रकाश पांडे जी। जी अभी कहाँ पर वो मिलते हैं? वो छिबराऊ में, कन्नौज में छिबराऊ पड़ता है जी, वहाँ नगर पालिका रोड के पास बैठते हैं। ओके, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों की जो एक वो थी, क्वेरीज थी बीमारियों को लेके, डिजीज को लेके, उसके बारे में आपने बहुत सरल और बहुत अच्छी भाषा में हम लोगों को एक्सप्लेन किया। जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी कितनी कारगर है, कितनी लाभप्रद है और कितनी इफेक्टिव है। हमारे दर्शकों को ये आप अपना कैसे बताना चाहेंगे? एक बार जरा दर्शकों को प्लीज एड्रेस कर दिए, संदेश दीजिए, ताकि वो थोड़ा अवेयर हो सके। आप लोगों से यही है कि जो होम्योपैथी है बहुत सेफ है, बिना किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट है। अगर आपको ये मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम लंबे समय तक खाएंगे तो हमें कोई और डिजीज़ हो जाएगी, ये केवल एक मिथ है। आप होम्योपैथिक अपनाइए और बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट होता है, और हर क्रॉनिक एक्यूट डिजीज़ में होम्योपैथी बहुत अच्छी कारगर है। आप उसको अपनाएं और रूटीन अपना ठीक करें। आप व्यायाम भी करें और बैलेंस डाइट लें, थोड़ा सलाद भी खाएं, फाइबर की चीज़ें आपके पहुंचनी चाहिए बॉडी में। तो हर चीज़ की पूर्ति होनी चाहिए आपको, और होम्योपैथी अपनाएं और सेफ रहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने महत्वपूर्ण समय में से आपने समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आया और हमारे दर्शकों को आपने एड्रेस किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर क्षितिज पांडे जी, जो कि होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं, एक सीनियर होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने आज बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बताया, उनके लक्षणों के बारे में बताया और उनके निदान के बारे में बताया। निश्चित रूप से आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई होगी और कहीं ना कहीं आप इससे लाभान्वित होंगे। हेल्थ प्लस शो के अगले एपिसोड में किसी नए डॉक्टर के साथ एक बार हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।